केमिकल इक्वेशन एंड राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं जी। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का वर्ड हमने लिखा है। असल में बहुत सारे हमारे पास जो आसपास केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको अगर हम उनके सिंबल्स के साथ लिखें, यानी कि जो हमारे पास कोई एलिमेंट है या सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और वो हमें कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं या कोई और चीज हमें बना कर दे रहे हैं कुछ देर के बाद, तो उसको जी हम इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की है कि हम उनको सिंबल्स के साथ लिखते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं जी? जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H सिंबल ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, या इसका एक मॉलिक्यूल लिया है, यानी कि दो एटम जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। दो एटम से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में हमारे पास क्या है, दो एटम है इसके, और ये कंबाइन कर रहा है जी किसके साथ। यहाँ पर चले ऑक्सीजन हम सही करके लिख देते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगी और इसका भी क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। अब ये दो चीजें हमने क्या लिखे, इसके सिंबल्स लिखे हैं, ठीक है। और कहा है इनके दरम्यान में प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। और कंबाइन होने के बाद ये हमें क्या बना के देंगे जी, H2O। अब ये भी क्या लिखा है, वाटर का हमने करेक्ट फॉर्मूला लिखा है। तो हमें सबसे पहली जो चीज चाहिए वो क्या है जी, हमने इनके क्या लिखने होते हैं, करेक्ट फार्मूलाज लिखने होते हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर हमें क्या लिखना है, उनके करेक्ट फार्मूलाज लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हमने क्या लिखे हैं, करेक्ट फार्मूलाज। फार्मूलाज क्या होते हैं, सिंबल्स के साथ उन एलिमेंट को उनकी फॉर्म में, एलिमेंट्स को या सब्सटेंस को या जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनको करेक्ट फार्मूलाज के साथ लिखना, उसको कहते हैं जी हमने यहाँ पर सबसे पहला काम यही करना। उसके बाद अब ये दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं और ये क्या बना के दे रही हैं, हमारे पास वाटर। तो इसको हम किस चीज से सेपरेट करते हैं जी, एक एरो से सेपरेट करते हैं कि ये दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं और ये क्या हमें दे रही हैं। इस एरो का मतलब है कि कुछ देर बाद ये इस चीज में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ देर बाद ये हमें वाटर बना के देंगी। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि एरो से हमने इन दोनों को सेपरेट करना होता है। अब ये दोनों चीजें जो H2 और O2 आपको नजर आ रही है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं जी, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। वो वाली हमारे पास कोई भी सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होके एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करती हैं, केमिकल रिएक्शन को बनाती हैं, और उन दोनों को या दो से ज्यादा को हम क्या कहते हैं जी, रिएक्टेंट्स। और इसके नतीजे में जो चीज प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है जी, प्रोडक्ट। और इसको हमेशा हम किस साइड पे लिखते हैं, अपने राइट साइड पे इक्वेशन के लिखते हैं। और चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया जी, प्रोडक्ट। तो ये भी हमने देख लिया कि जो स्टार्टिंग चीज होती है, जो इनिशियली हम ले रहे होते हैं, वो क्या होते हैं जी, रिएक्टेंट्स होते हैं। वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और इसके नतीजे में जो चीज बन रही होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और रिएक्टेंट्स को सॉरी, जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसको राइट साइड पे हम लिख रहे हैं, और जो रिएक्टेंट है हमारे पास उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये बात हमें यहाँ से समझ आ गई। अब कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से होते हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से भी होते हैं कि रिएक्टेंट जो है, यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए मैं आर लिख रही हूँ, ये कन्वर्ट होते हैं जी प्रोडक्ट के अंदर, और कुछ देर बाद प्रोडक्ट के लिए पी मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है रिएक्टेंट के अंदर। तो ये आपस में क्या होते हैं, बार बार तब्दील होते रहते हैं। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और देन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, उनकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को जी डबल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या मेंशन करनी होती है जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो हमने केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बना दिया। अब ये क्या बन गया जी, हमारे पास इक्वेशन बन गई। था तो ये केमिकल रिएक्शन, लेकिन जब हमने सिंबल्स के साथ और करेक्ट फार्मूलाज के साथ हमने इसको लिख दिया है, तो ये क्या बन गया जी, इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको लिखना शुरू कर दिया। अब इसके साथ हमें क्या मेंशन करना पड़ती है जी, इनकी स्टेट्स को मेंशन करना पड़ता है। जैसे हमने कहा है कि हाइड्रोजन गैस थी, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगी, जी का सिंबल छोटा सा जी यहाँ पर लगा दूंगी। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस का है तो यहाँ भी छोटा सा जी लगा दूंगी। और यहाँ पर ये जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर छोटा सा एल लगा दूंगी। तो यहाँ पर चले हम मेंशन कर लेते हैं कि गैस के लिए हमने क्या बताना होता है, हमेशा हम कहते हैं जी छोटा सा हम जी लिखते हैं और ब्रैकेट उसके यहाँ पर राइट साइड पे हम उस फार्मूला के आते हैं। ये जो H2 हमने फार्मूला लिखा था उसके राइट साइड पे आते हैं, और डाउन साइड पे हम इस तरह से लिखते हैं गैस। और लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं जी, जो कि एल मेंशन किया है, एल होता है। और ऐसा भी होता है कि हमारे पास सॉलिड भी कुछ चीजें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में काम कर रही होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके लिए हम छोटा सा एस लिखते हैं। और एक्वस सोल्यूशन भी बाज में होता है, एक्वस
हमारे पास अगर फॉर्म हो, यानी कि ऐसी कोई भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस जिसको हमने पानी के अंदर डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बना के रखा हो, तो उसके लिए हम मेंशन करते हैं AQ। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास स्टेट्स हैं जो हम हर एक केमिकल इक्वेशन में उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, एक लॉ इस पे अप्लाई किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां से कंजर्व से है जी ये, यानी कि बरकरार रहना, बराबर रहना। इनिशियली जितना मास लिया था बाद में भी उतना ही मास प्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे देखें तो हमारे पास एटम की तादाद बराबर रहनी चाहिए। तो चले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, चलें ये तो ठीक है, बराबर है इसकी तादाद। लेकिन O को देख रहे हैं, ये 2 है यहाँ पर जबकि यहाँ 1 है, तो इसके एटम की तादाद बराबर करने के लिए यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल नंबर लगा देंगे, जो क्या होगा, इस H2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन की अब तादाद कितनी होगी एटम की जी, यहाँ पर 4 एटम बन गए। जबकि ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो वो कितनी होगी, 2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मैथमेटिकल नंबर हमने लगाया है ये शुरू में लगाते हैं, और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है जी, कोफिशिएंट इसको कहते हैं। अब ये एटम की तादाद यहाँ पर तो हमने ऑक्सीजन की तो बराबर कर दी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होगी, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 अगेन इसके 2 से मल्टीप्लाई करेगा, जो मॉलिक्यूल का 2 है, किसी और चीज का 2 नहीं है। ये H2 जो यहाँ पर हमने लगाया हुआ ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम थे और आपस में मिलकर उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। जबकि ये जो 2 हमने पर्पल में लगाए हैं ये क्या होते हैं जी, चले हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो हमने ऊपर 2 लगाया था ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए हम इसको ठीक लिख देते हैं। कोफिशिएंट क्या होती है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमने क्यों कहा है। कोफिशिएंट होती है जी उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, उस केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी। ठीक है, हम कहते हैं सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है, चाहे वो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो एक कंपाउंड बन रहा है, तो उसकी जो अमाउंट होती है सब्सटेंस की उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर हमने ये भी लगा दिया। उसके बाद कुछ, अब ये हाइड्रोजन भी हमारे पास हवा में अवेलेबल है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन इसी तरह तो नहीं कर जाती हैं और वाटर बना के दे दें। तो यहाँ पर कोई हमें कंडीशन लगानी पड़ती है, और यहाँ पर हम जो ये कंडीशन लगाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिनके लिए कंडीशन हमें चाहिए होती है, और हम क्या करते हैं जी उनके साथ कंडीशन को अवेलेबल करते हैं, तो फिर वो हमारे पास रिएक्शन होते हैं। तो कंडीशन जो होती है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हीट देना पड़ती है। ठीक है, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कंडीशंस को हम कहाँ पर मेंशन करते हैं जी, एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम एस लिख देते हैं। कंडीशंस की बात करें एरो के हमेशा ऊपर लिखते हैं, जैसे अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हीट चाहिए तो उसके लिए हम डेल्टा साइन लिखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा किसी केमिकल रिएक्शन को हीट भी चाहिए और कोई साथ में कैटलिस्ट भी आ रहा है, और वो कौन सा रिएक्शन है जी, ये MnO2 मैंने लिख दिया, मैग्नीज ऑक्साइड लिख दिए। एक रिएक्शन है यहाँ पर KClO3 पोटाशियम क्लोरेट है हमारे पास, और इसने किस में कन्वर्ट हो जाना है जी, इसने कन्वर्ट होना है KCl, 2KCl बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बनेगी, उसके 3 मोल्स बनेंगे और गैस की फॉर्म में होगा। ये जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, और जबकि ये KClO3 जो था ये भी सॉलिड फॉर्म में था। अब ये डेल्टा तो चले हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये MnO2 क्या लिखा है जी, मैग्नीज ऑक्साइड है, और इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दे, यानी कि पहले ये 5 घंटे में हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ये सब्सटेंस डाला जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैटलिस्ट कह रहे हैं, तो अब ये रिएक्शन बिल्कुल 1 घंटे में हो जाएगा, और इससे क्या होगी, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन, और राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को उनको करेक्ट सिंबल्स में हम लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को हम इस साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट को इस साइड पे, और कंडीशन मेंशन करते हैं अगर चाहिए हो हमें, उसके स्टेट्स को मेंशन करते हैं और कोफिशिएंट लगाते हैं। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पर फुलफिल करते हुए क्या करते हैं जी, केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। और इस तरह से हमारी जो है वो केमिकल इक्वेशन और उसकी जो राइटिंग होती है, या हम जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं वो। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं जी, इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रहा होता है
उसमें हम क्या करते हैं जी, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं केमिकल सिंबल्स के साथ, और फिर उसको बैलेंस करने की, यानी कि उसके एटम्स की तादाद को लेफ्ट और राइट साइड पे बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज देखते हैं, हम कहते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए हमें क्या लिखना चाहिए जी, करेक्ट फार्मूलाज लिखने चाहिए। अब करेक्ट फार्मूलाज जो है वो किस किस के होने चाहिए जी, हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के क्या होने चाहिए जी, करेक्ट फार्मूला होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर हम ये लिखें फार्मूलाज, यहाँ पर हम लिख देते हैं H2O, अगर हमने लिखना हो, वाटर को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लिखेंगे H2O। यूं कभी नहीं लिखेंगे H2O2, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे जी, H2O। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपने कहीं रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे जी, CO2। और अगर H2 हाइड्रोजन गैस को हमने कहीं लिखना हो, तो हम उसका करेक्ट फार्मूला लिखेंगे जी, H2। और ये बात दोनों जगह पे अप्लाई होगी, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होते हैं उन पे भी, और इसी तरह जो राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उन पे भी, दोनों पे अप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एटम्स की जो तादाद है वो क्या होनी चाहिए जी, बराबर होनी चाहिए। हम कहते हैं कि एटम्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बराबर होने चाहिए एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि रिएक्टेंट में जितने आपके पास एटम है मौजूद है, उनको बराबर होना चाहिए, उनको इक्विवेलेंट होना चाहिए, उनको तवाजन में होना चाहिए। किन के एटम्स के साथ जी, जो एटम्स हमारे पास मौजूद है राइट साइड पर, जिनको हम कहते हैं एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एक हमें यहाँ पर बात याद रखनी है, और जब हम बैलेंस कर रहे होंगे तो हमने ये चीज जरूर देखनी है। उसके बाद एक और बात जो हम देखेंगे वो ये होती है कि अगर वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, अगर उनमें तवाज़ुन नहीं है, वो उनमें बराबर, हम कहते हैं कि बराबरी नहीं है किसी तरीके से, ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा है या राइट साइड पे ज्यादा है, तो हम उनके साथ एक मैथमेटिकल इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे और उनको बैलेंस करने की जी हम कोशिश करेंगे। और इस मैथमेटिकल इंटीजर को हम क्या कहते हैं, वो कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोफिशिएंट। अब वो कोफिशिएंट क्या होता है जी, वो आपके पास क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, इसी तरह से 3 हो सकता है, 4, 5 और सो ऑन, यूं ही चलता जाएगा। और हम बहुत सारे कोफिशिएंट को, मतलब कि एक अगर एटम आपके पास राइट साइड या लेफ्ट साइड पे बराबर नहीं है, तो उसको बराबर करने के लिए हम इन कोफिशिएंट का यूज कर सकते हैं। तो चले हम सबसे पहले एक इक्वेशन लिख देते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर CH4, ठीक है। और CH4 जैसे लिखा, तो ये क्या है जी, मीथेन गैस है, जो हम घर में जलाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अपने किचन में जो हमारे स्टोव्स वगैरह होते हैं, चूल्हे होते हैं, उनमें हमारे पास मीथेन गैस होती है। अब उसको हम बर्न कराएंगे जी, किसकी प्रेजेंस में। चलें इस पॉजिटिव साइन को हम थोड़ा सा, इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये ऐड हो रहा है, या इसका केमिकल रिएक्शन होने जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, और वो किसकी फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। और अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, एरो के साथ, की क्या केमिकल रिएक्शन इन दोनों के दरमियान हुआ, और क्या बना के दिया जी इसने, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी गैस की फॉर्म में होता है, और इसके साथ क्या बन जाएगा जी, वाटर बन जाएगा, जो किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि बैलेंसिंग, सबसे पहले तो हमने इनके करेक्ट फार्मूलाज लिख दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हम एटम लिख देते हैं, यहाँ पर कौन कौन से हैं जी, कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, और उसके बाद जी ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड पे चले जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे पास एटम्स हैं। कार्बन है अगेन, हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, और इसी तरह से ऑक्सीजन भी है। अब इनके नंबर्स को हम इनके साथ साथ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास कार्बन था, और वो कितनी उनके नंबर था जी, कितनी उसके नंबर में हम कह सकते हैं कितनी अमाउंट थी उसकी, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन यहाँ पर मौजूद है, तो हम कहते हैं 1। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो वो कितने हैं जी, 4 इन अमाउंट है, ये 4 उसके जो है यहाँ पर एटम्स मौजूद हैं। और ऑक्सीजन को हम देखते हैं चलें, तो वो क्या है जी, वो 2 है यहाँ पर। इसी तरह से इस साइड पे हम आएंगे और देखेंगे जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं जी, कार्बन जो है, और इसी तरह से ऑक्सीजन को भी देख लेंगे, कार्बन 1 है अगेन, हाइड्रोजन कितना है जी, इस वाले हमारे पास कंपाउंड में हमें नजर आ रहे H2O के फार्मूला में 2 हाइड्रोजन जो है वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह से ऑक्सीजन को जब देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितने हो जाएंगे, 3। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास, या कौन से एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन
1 है और यहाँ भी कार्बन 1 है, ये बैलेंस है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो अब हम ये वाला स्टेप करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, यानी कि कोई मैथमेटिकल इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम एटम्स की तादाद को बराबर करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे जी, 2, और क्या हो जाएगा इसके नतीजे में 4। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि हम उस वाले केमिकल फार्मूला के साथ शुरू में कोफिशिएंट लगा देंगे और इसको हमने क्या कर दिया जी, बैलेंस कर दिया है, ताकि हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो जाए, 4 हो जाए, और ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अब बराबर हो गया। इसके बाद जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार कितनी हो गई है जी, यहाँ 2 है, और इस 2 को मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये 2 हाइड्रोजन थे और 2 हाइड्रोजन को जब 2 के साथ मजीद हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही एटम शो हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पर कितने थे जी, 2 ऑक्सीजन थे। तो 2 और 2 को जब हम करेंगे तो ये 3 नहीं अब रहेगा, अब ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये 3 से 4 ऑक्सीजन हो गया, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा जी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैथमेटिकल हमारे पास यहाँ पर हम एक इंटीजर यूज कर रहे हैं, और इसको हम जी कोफिशिएंट यहाँ पर लगा देंगे। किसी भी केमिकल फॉर्मूला के शुरू में जो मैथमेटिकल हम एक इंटीजर लगा रहे होते हैं जी, उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं जी। ये फर्स्ट लॉ है जो हम केमिकल चेंज का या केमिकल रिएक्शन का देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। अच्छा, इसके यहाँ पर वर्ड में ही हमें नजर आ रहा है, इसकी जो हमने ये लिखी हुई है इसमें क्या नजर आ रहा है जी, कंजर्व का एक वर्ड हमें नजर आ रहा है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि बरकरार रखना, और मतलब कि जितना मैस शुरू में उसका था, किसी चीज का वजन शुरू में था केमिकल रिएक्शन से पहले, तो केमिकल रिएक्शन जब हो चुकेगा तो उस पूरे के पूरे चीज का उतना ही मैस रहेगा, यानी कि शुरू का मैस जो केमिकल रिएक्शन होने से पहले था, और बाद वाला मैस यानी कि केमिकल रिएक्शन जब हो चुका तब का मैस हम देखेंगे तो क्या होगा जी, वो कंजर्व रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा, और उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये किसने दिया था जी, ये लिवोइजे ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था जी, इसने दिया था हमें 1789 में दिया था। और इसने क्या कहा था जी, इसने कहा था कि मैटर और मैस, मैटर और मैस क्यों कहा है, या मैटर भी आप ले सकते हैं, मैस भी, यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और उसका वजन भी होता है उसे हम मैटर कहते हैं, तो उसका मैस भी होता है। तो हम ये दोनों अगर वर्ड यूज करें तो गलत नहीं होगा। इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज अगर हम कोई कर रहे हों तो उसके हम कहते हैं कि उसके अंदर ना तो कोई मैस नया क्रिएट होगा, यानी कि ना तो कोई नई चीज बनेगी, और ना ही पहले वाली चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई मैस अगर है तो वो नए सिरे से बनेगी नहीं, ना ही वो खत्म हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, यानी कि अपनी हालत को तब्दील कर लेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, स्टेट चेंजेस, यानी कि अगर हमने शुरू में ऐसा किया था कि गैसेस ले ली थी, तो बाद में ये होगा कि वो क्या बन जाएगा जी, लिक्विफाई हो जाएगा, या वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हम क्या करते हैं कि लिक्विड हमने शुरू में लिया हो और बाद में वो क्या बन गया हो जी, गैस की फॉर्म में बन गया हो या सॉलिड की फॉर्म में बन गया हो। चले एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं H2 गैस की। अब देखें इसके लिए मैंने क्या मेंशन कर दिया, जो G का सिंबल मेंशन कर दिया, जो क्या शो करता है, गैस की फॉर्म को, यानी कि स्टेट इसकी क्या है, गैस है। और इसके साथ हम ऑक्सीजन ले लेते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और किसकी फॉर्म में होती है, अगेन गैस की फॉर्म में होती है। और जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या खुद ब खुद तो नहीं होगा, ये इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा जी, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, अब ये जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो क्या बन जाएगा, इसके नतीजे में वाटर बन जाएगा, और उसकी स्टेट क्या होगी, यानी कि उसकी अगर हम कहें कि मैटर की हालत क्या बनेगी तो वो लिक्विड बनेगी, लिक्विड के लिए एल मेंशन कर दिया। अब ये क्या है, इसकी स्टेट चेंज होगी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस की फॉर्म में था वो लिक्विड की फॉर्म में चला गया, लेकिन हाइड्रोजन बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। हाइड्रोजन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वाटर हमने जो लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर H भी हमें नजर आ रहा है और इसके साथ ऑक्सीजन भी हमने लिखा हुआ है, ये केमिकल फॉर्मूला हमने इसका लिख दिया है।
इसी तरह से ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है। तो ये जो चीज हमारे पास बनी है इसको कहते हैं जी प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो दो चीजें हमारे पास शुरू में थी आपस में रिएक्ट कर रही थी जी, इसको इन दोनों को हम कहते हैं जी रिएक्टेंट्स, यानी कि आपस में क्या हो रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं। कोई केमिकल चेंज होने के लिए आपस में दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे, इसलिए रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो इस लॉ की हम एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं कि टोटल मास जो है वो कंजर्व रहेगा, तो हम कहते हैं कि टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, मैसेज ऑफ, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, जो हमने दो ले ली यहाँ पर H2 और O2 लिया है, इन दोनों के मैसेज क्या होंगे जी, वो बराबर होंगे किसके, जो प्रोडक्ट का मैस आपके पास बना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टोटल मैस, क्योंकि एक हमारे पास प्रोडक्ट बनी है तो इसलिए हमने मैस लिख दिया, मैस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया जी, इक्विवेलेंट कर दिया है, क्योंकि आपके पास क्या बनता है, दोनों का मैस जो है वो बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स हमारे पास दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे जिसमें प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा बन रही होती है, तो उन सब के मैस को अगर हम कंबाइन करेंगे और इनको भी हम इनकी भी क्वांटिटी को अगर कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों की क्वांटिटी जो होगी वो सेम होगी, यानी कि टोटल मास डज नॉट चेंज भी हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल मास जो है वो विल नॉट चेंज। चले हम लिख देते हैं यहाँ पर टोटल मास, जो सारी की सारे हम रिएक्शन कर रहे थे उसका जब हम मास मेजर करेंगे उसको, तो वो क्या होगा जी, वो चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन करता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। चले अब ऐसा करते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक केमिकल्स के हवाले से इसको देख लेते हैं कि क्या वाकई ये सारी की सारी जो हमने यहाँ पर डेफिनेशंस की शराइत पढ़ी हैं वो उस पर फॉलो होती हैं, वो अप्लाई होती हैं या नहीं होती। तो यहाँ पर हम एक केमिकल रिएक्शन ले आते हैं जी। अब इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब हमने ली हुई है, इसके अंदर एक कोनिकल फ्लास्क है, ये जो आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर कॉर्क हमने दिया हुआ है। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है जी, कॉर्क से हमने इसको बंद कर दिया है। पहले हमने क्या किया कि इसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखी और इसके साथ इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था जो आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा है, और इसके अंदर ये जो कोनिकल फ्लास्क है आपको येलो कलर का एक सोल्यूशन नजर आ रहा है, HCl सोल्यूशन है वो। और इन दोनों को हमने इस तरह से रखा है कि ये AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, ये जो हमने लिखा है, चले हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है जी, सिल्वर नाइट्रेट है ये, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं जी, अभी कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको इस तरह से हम रखेंगे कि दोनों आपस में कंबाइन नहीं कर रहे, ठीक है। तो कॉर्क आपके पास हमने ऊपर से लगा दिया और इसको वे कर लिया। जब इसका वेट किया तो कितना बन रहा है जी, ये 300.23 ग्राम इसका वेट आ गया। इसको बैलेंस के ऊपर हमने रख के और इसका वेट कर लिया तो ये 300.23 ग्राम आ गया। अब क्या करते हैं जी, हम इसको फिजिकली यानी कि हाथ से पकड़ के इस बॉटल को, जो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है, इसको पकड़ के हम हिलाते हैं इस तरह से कि ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन है ये क्या होगा, मिक्स हो जाएगा HCl के येलो वाले सोल्यूशन के साथ। HCl का यहाँ पर कलर मेंशन है येलो, और ये ग्रे कलर का जो मटेरियल होगा सारा हम देख रहे हैं, ये क्या होगा जी, ये मिक्स हो जाएगा। जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है ये इसके साथ येलो हमारे पास HCl के सोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे ही मिक्स होगा तो क्या देगा जी, हमें केमिकल रिएक्शन देगा। और केमिकल रिएक्शन चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा है, इसका जी एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। एक्वस का मतलब ये है पानी के अंदर हमने इसको डिसॉल्व करके रखा हुआ है और उसका सोल्यूशन एक्वा से है। ये एक्वा का मतलब होता है वाटर, और वाटर के अंदर जब हम किसी केमिकल का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको कहते हैं जी एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या कंबाइन कर दिए थी, HCl जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इसको भी हमने क्या कर दिया जी, पानी के अंदर डिसॉल्व करके इसका बहुत ज्यादा हमने क्या कर दिया, तेज सोल्यूशन नहीं बनाया, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं बनाया, बल्कि हमने पानी के अंदर डाल के इसका सोल्यूशन बना लिया और वो इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर रखा। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा जी, केमिकल रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में केमिकल चेंज होने की एक बहुत बड़ी आपके पास क्या यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट आपको चीज नजर आ रही है कि कलर चेंज हो गया। यानी कि ये पहले येलो कलर का सोल्यूशन था और अब क्या बन गया जी, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं जी HNO3 बन गया ऑरेंज कलर का, और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो
अब नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया है, उसकी हालत चेंज हो गई और सिल्वर क्लोराइड बन गया है। सिल्वर आपके पास क्लोरीन के साथ दोनों ने कंबाइन कर लिया और क्या बन गया जी, व्हाइट व्हाइट आपको प्रेसिपिटेट से यानी कि सॉलिड फॉर्म में आपको यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, क्या है जी, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड बन गया। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगी जी, HNO3, जो कि नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का नाइट्रिक एसिड बन गया, और ये नाइट्रिक एसिड भी अगेन क्या होगा, पानी के अंदर डिजोल्व हुआ हुआ सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो हम लिख देते हैं इसको एक्वस अगेन। ठीक है, ए और क्यू लिखेंगे। इसी तरह से जो सिल्वर क्लोराइड बना है वो क्या है जी, वो इन सब से डिफरेंट बना है, और क्या है, उसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी और सॉलिड की फॉर्म में। तो क्या हुआ कि सिल्वर आपके पास यहाँ प्रोडक्ट में भी आपको नजर आ रहा है, और नाइट्रेट यहाँ भी प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। इसी तरह से एच जो है वो यहाँ भी प्रोडक्ट में नजर आ रहा है, और क्लोरीन भी यहाँ प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। यानी कि उनका क्या हुआ, मैस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना ही नया कोई बना है, बल्कि क्या हुआ है, सिर्फ उनकी स्टेट चेंज हो गई है। ये सॉलिडिफाई हो गया है केमिकल चेंज की वजह से, और ये क्या था, आपके पास नाइट्रिक एसिड बन गया। तो अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि टोटल मास को देखना चाह रहे हैं, जो रिएक्टेंट का कितना था, 300.23 ग्राम। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये रिएक्टेंट्स थे हमारे पास। ठीक है, इनका मास, और जब हमने देखा कि प्रोडक्ट जो आपके पास बनी है उनका मास हमने कंपेयर किया, तो वो भी बैलेंस के ऊपर हमें उतना ही नजर आ रहा था। तो यहाँ से क्या हमें ये वाजे हो गया कि ना तो मैस नया बनता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि